रात के 9 बज चुके थे। अब आरांस वापस जाने को तैयार था, जिसकी वजह से निवी का चेहरा मुरझाया हुआ सा था। ऐसे सैड मत हो प्रिंसेस, आई प्रॉमिस मैं कल भी आऊँगा मिलने। आरांस निवी को गोद में लिए कहता है। आप फिर से नहीं आए तो? निवी अपने मासूम से डर को जाहिर करते हुए बोली। मैंने प्रॉमिस किया ना, मैं अपना प्रॉमिस कभी नहीं तोड़ता। आरांस उसके डर को समझ रहा था। उसे भी तो अपनी बेटी को छोड़कर जाने का मन नहीं था, लेकिन फिलहाल ये दूरी जरूरी थी। आप मेरे साथ नहीं रहेंगे? सबके डैड उनके साथ रहते हैं हमेशा। रहेंगे, बहुत जल्द हम सब साथ रहेंगे, बट अभी वो टाइम नहीं आया है। उसके लहजे में दृढ़ता थी। अभी मुझे जाना होगा। निधि को साथ देख वो फिर बोला। ओके, वो मायूसी भरे लहजे में बोली। आरांस एक नज़र ध्वनि पर डालता है, जो अब तक उन दोनों को ही देख रही थी, लेकिन अब उसे अपनी ओर देखता पाकर चेहरा फेर लेती है। वो गहरी सांस भरकर निधि को अपनी गोद से उतारकर उसके सर पर हाथ फेरते हुए हल्की सी मुस्कुराहट लिए कहता है। बाय बेटा। बाय डैड, वो उसी तरह उदास लहजे में बोली। आरांस को उसकी उदासी अच्छी नहीं लग रही थी, लेकिन यह उसकी भी मजबूरी थी। जब तक ध्वनि मान नहीं जाती, तब तक उनको अलग ही रहना था। वो अपना दिल मजबूत करके वहां से निकल गया। अमित भी निधि को बाय करते हुए उसी के पीछे चला गया। उनके जाने के बाद ध्वनि ने निधि को देखा, जो उदास नजरों से दरवाजे की तरफ ही देख रही थी। वो उसके करीब गई और उसे गोद में उठाते हुए बोली। उन्होंने कहा ना वो कल आएंगे। नहीं आए तो? ध्वनि कुछ पल उसके मायूस से चेहरे को देखती है, फिर हल्की मुस्कुराहट लिए कहती है। तो मैं तुम्हें उनके पास लेकर जाऊंगी। सच्ची? अब निधि की आंखों में चमक आ गई। आराम से मिले उसे अभी ज्यादा वक्त नहीं हुआ था, शायद इसलिए वो उसके प्रॉमिस पर भरोसा नहीं कर पाई थी। लेकिन ध्वनि का बस कहना पर उसे एक मजबूत विश्वास दिला गया। हाँ चलो अब मुस्कुराओ। ध्वनि उसकी आंखों में आई चमक देखकर लंबी सी मुस्कुराहट लिए बोली। लव यू मम्मा। वो प्यारी सी मुस्कुराहट लिए ध्वनि के गाल पर किस करते हुए बोली। ध्वनि भी उसके दोनों गालों को चूमते हुए प्यार से बोली। मम्मा लव्स यू बेटा। सब उन्हें देखकर मुस्कुरा रहे थे। रात गहराई, सभी अपने कमरे में जा चुके थे। चांद की शीतल चांदनी में ध्वनि खिड़की के पास ठंडी हवाओं के बीच खड़ी उसी चांद को एकटक देख रही थी। बादलों के आने से चांद बार बार ढक जा रहा था, लेकिन हवाएं उन बादलों को अपने साथ लेकर जा रही थीं, जिससे चांद वापस से चमक उठता। प्रकृति के इन्हीं खेलों को देखते हुए ध्वनि गुम थी कि तभी उसे अपने कंधे पर किसी के नर्म हाथों के स्पर्श का एहसास हुआ। वो अपना सर हल्का पीछे की तरफ मोड़कर देखती है। क्या सोच रही है? सोना नहीं है क्या? कृति उसके बराबर में खड़ी होते हुए पूछती है। आज रात ज़्यादा हो गई थी, इसलिए कृति ध्वनि के घर ही रुक गई थी। कुछ नहीं, बस सोने ही जा रही थी। इतना कहकर वो वहां से जाने लगी तो कृति उसकी बाह पकड़कर रोक लेती है, जिस पर ध्वनि सवालिया नजरों से उसे देखती है। अब तू मुझसे भी झूठ बोलेगी? कृति उसको अपनी छोटी आंखों से घूरते हुए बोली। ध्वनि वापस अपनी जगह खड़ी होकर बाहर आकाश को देखते हुए बोली। बस यही सोच रही थी कि आखिर महादेव चाहते क्या हैं। जब वापस मिलाना ही था तो अलग क्यों होने दिया, और जब अलग हो ही गए तो अब वापस मिलवाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये जिंदगी है धोनी, कभी एक सी नहीं रहती। तुझसे बेहतर इसे कौन समझ सकता है? फिर भी तू ऐसे सवाल कर रही है। नहीं समझ पा रही मैं, वो खींचकर बोली। उसके लहजे में अपनी जिंदगी के प्रति चिड़न साफ दिख रही थी। कृति उसे दोनों हाथों से पकड़ अपने सामने करते हुए बोली। तो समझ ध्वनि, तुझे समझना होगा। गलतियां सभी से होती हैं। मैं जानती हूँ जो तेरे साथ हुआ वो बिल्कुल भी सही नहीं था। मैं तुझे उन्हें इतनी जल्दी माफ करने के लिए कह भी नहीं रही। मैं तुझे बस इतना कह रही हूँ कि जिस दिन तेरे दिल की कड़वाहट खत्म हुई, जिस दिन तेरा गुस्सा तेरी नाराजगी खत्म हुई, उस दिन तू इस बात को एक्सेप्ट कर लेना। वरना अगर बात तेरे स्वाभिमान से ईगो पर आ गई तो सब खत्म हो जाएगा। तू अभी अपने स्वाभिमान के लिए लड़ रही है, बेशक लड़, लेकिन लेकिन जिस दिन तेरे स्वाभिमान ने तुझे उन्हें माफ करने की इजाजत दे दी, उसी दिन उसी वक्त उन्हें माफ भी कर देना। अपने ईगो पर बात मत लाना। अगर तेरे दिल के माफ करने के बाद भी तूने उन्हें माफ नहीं किया तो सिर्फ तेरी ही नहीं, नीबी की भी लाइफ खराब हो जाएगी। ऐसा कभी नहीं होगा। मेरे स्वाभिमान पर उन्होंने इतने चोट किए हैं कि शायद उन्हें भरने में ये जन्म छोटा पड़ जाए। ध्वनि उसकी बात पर तल्खी भरे अंदाज में बोली। कृति हंसी। अच्छा, ये तो वक्त ही बताएगा।
सभी अक्सर यही सोचते हैं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि सोचने की शक्ति दिमाग के पास है, दिल के पास नहीं। और यहाँ पॉइंट यह है कि दिल की बातें दिमाग कभी नहीं समझ सकता। तो ये बोझ तू अपने दिमाग से हटा और दिल पर छोड़ दे। क्या पता जीजू तुझे मनाने में कामयाब हो जाए। क्या पता उनके एफर्ट को देखकर तू मान जाए। वो तुझे मनाने आए हैं, निवी को लेकर जाने नहीं। तू डर रही थी ना कि कहीं अगर उन्हें निवी का सच पता चला तो वो उसे तुझसे अलग कर देंगे। लेकिन क्या हुआ? वो आए, अपनी बेटी से मिले और चले गए। उन्होंने निवी को अपने पास रखने की बात तक नहीं की। वो एक बार गलत जरूर थे, लेकिन हर बार गलत हो ऐसा जरूरी तो नहीं। खैर ये सब बात की बातें हैं। तू सिर्फ मेरी पहले की बात याद रखना। देखना एक दिन ये दिल तुझसे खुद कबूल करवा लेगा। कृति मुस्कुराकर अपना सर नामे हिलाते हुए बेड की तरफ चली गई। गुड नाइट मेरी एंग्री बर्ड। वो बेड पर लेटते हुए एक बार ध्वनि को देखकर फिर से मुस्कुराई और सोई हुई नीवी को जकड़कर आंखें बंद कर लीं। ध्वनि माँ कृति की बातों को सुनकर आबाक सी खड़ी रह गई। आकाश में अगले दिन के सूरज ने अपनी लालिमा बिखेरी। सब कुछ रोज की तरह ही नॉर्मल था। नाश्ते के बाद राशि और धीर निकल गए। ध्वनि और कृति अब बस निकलने ही वाले थे। तभी आराज की कार एक बार फिर उनके घर के सामने रुकी। सभी गेट पर ही थे। उनकी नज़र कार पर गई। पीछे की गेट खुली। आराज पूरे एटीट्यूड में बाहर आया। उसे देखकर निवी के चेहरे पर बेहिसाब खुशी छाई। वो तुरंत आराज की तरफ दौड़ी। डैड। उसे देखकर आराज के होठों पर हल्की मुस्कान उभरी। वो हल्का झुका और निवी के करीब आते ही उसे गोद में उठा लेता है। कैसी है मेरी प्रिंसेस? मैं ठीक हूँ डैड। आज मुझे पूरा दिन आपके साथ खेलना है। निवी अपनी इच्छा जाहिर करते हुए बोली। बिल्कुल। आज हम दोनों पूरा दिन खेलेंगे, लेकिन मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ। आरास अपनी मुस्कुराहट बरकरार रखते हुए बोला। आपके घर पे? वो मेरा घर नहीं है, लेकिन फिलहाल मैं वहीं रहता हूँ। ओह। निवी अपने होंठ गोल करते हुए बोली। आरास निवी को देखकर ध्वनि के करीब आया। ध्वनि उन दोनों को ही देख रही थी। आरास उसे गहरी नजरों से देखते हुए बोला। मैं निवी को अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। शाम को वापस ड्रॉप कर दूंगा। ध्वनि कुछ पल निवी की खुशी से भरे चेहरे को देखती है, फिर हाँ में सिर हिला देती है। मम्मा, आप भी चलो ना, सब साथ खेलेंगे। नहीं बेटा, मुझे कॉलेज जाना है ना, तुम जाओ। हाँ। ओके। निवी अच्छे बच्चों की तरह सर हिलाकर बोली। आरास पलटकर कुछ कदम आगे बढ़ा, फिर रुककर हल्का गर्दन घुमाकर ध्वनि को देखते हुए कहता है। तुम चाहो तो कॉलेज तक ड्रॉप कर सकता हूँ। नो थैंक्स, वो बेरुखी से बोली। फाइन। आरास कंधे उचकाकर वापस निवी के साथ कार में बैठ गया। उसके बैठते ही ड्राइवर ने कार आगे बढ़ा दी। ध्वनि जाती हुई कार को अपनी खाली आंखों से देखती रही। चल अब। अच्छा खासा तो लिफ्ट ऑफर कर रहे थे, मैडम को टैक्सी से जाना है। इसके तो एटीट्यूड ही कम नहीं होते। कृति उसको झिड़कते हुए मुंह बनाकर आगे बढ़ गई। ध्वनि उसकी बात सुनकर उसकी पीठ को घूरते हुए उसके पीछे चलने लगी। अभी ब्रेक का टाइम था। कृति स्टाफ रूम में सभी लेडी प्रोफेसर के साथ बैठी हुई थी। वो सभी एक दूसरे से शेयर करते हुए लंच कर रहे थे। तभी कृति का फ़ोन वाइब्रेट किया। कॉलेज में वो अपने फ़ोन को हमेशा म्यूट करके ही रखती थी। उसने फ़ोन की स्क्रीन पर नज़र डाली। अम्मा। वो खुद में बुदबुदाई। अम्मा अभी क्यों फ़ोन कर रही हैं? वो मन ही मन खुद से पूछती है। कुछ अर्जेंट होगा, सोचकर वो फ़ोन उठाकर बाहर आई। वहाँ बच्चों का शोर था। कुछ सोचकर वो गार्डन की तरफ चली गई। हालांकि वहाँ भी कुछ बच्चे थे, लेकिन कोई शोर नहीं था। वो एक तरफ जाकर वापस कॉल करती है। हाँ अम्मा, वो सामने से कॉल पिक होते ही बोली। बिटिया, हम हैं। दूसरी तरफ से किसी उम्र दराज व्यक्ति की आवाज़ आई। बाऊ जी। कृति तेज आवाज़ में बोल उठी। फिर इधर उधर नजरें घुमाती है, कहीं उसे किसी ने सुना तो नहीं। लेकिन सब अपने अपने में बिजी थे। ये देखकर वो राहत की सांस लेती है। शुक्र है तुमको हम याद तो हैं। एक बार फिर सामने से आवाज़ आई। हमको आप काहे याद नहीं रहेंगे? बाऊ जी हैं आप हमरे। अच्छा ये बताइए, आप अम्मा के फ़ोन से काहे बात कर रहे हैं? कृति हल्की मुस्कुराहट लिए पूछती है। हमको वो ज़बरदस्ती फ़ोन पकड़ा गई। अब तुम ही बताओ हम क्या करें? वैसे तुम काहे अपनी अम्मा को परेशान कर रही हो? बाऊ जी, हम कहाँ परेशान करते हैं उनको, उल्टा वो हमको परेशान करती रहती हैं। कभी ये लड़का देख लो, कभी वो लड़का देख लो। वो मुंह बनाकर बोली। तो गलत का बोलती हैं वो? कब करोगी तुम शादी? वो हल्की नाराजगी भरी आवाज में बोले। बाऊ जी, हम वो घर में शादी कैसे कर लें?
जहाँ हमरे इतनी पढ़ाई लिखाई का कोनो मोल ही नहीं है। कृति भी तुनकते हुए बोली, तो दूसरी जगह करोगी तुम? सामने से गंभीर आवाज आई। उनके सवाल पर कृति शांत हो गई। उसको शांत महसूस करके सामने से बाबूजी बोले, देखो बिटिया, ये वाला रिश्ता तो हमको भी पसंद नहीं था। ये तो तुम्हारी अम्मा की जिद थी, लेकिन हम दूसरा रिश्ता देखेंगे। पहले तुम बताओ, करोगी शादी? अभी का जरूरी है? कृति अपने नाखून कुरेदते हुए धीमे स्वर में बोली। पहले हम नहीं बोले ना, लेकिन अब तुम्हारी शादी की उम्र निकली जा रही है। अब तुम्हारी शादी के लिए हम रिश्ता देखें, उससे पहले ही बताओ, तुम कौनों को पसंद करती हो? उनके सवाल पर कृति शांति रही, जिसे समझकर उसके बाबूजी गंभीर लहजे में बोले, बताओ बिटिया, डरने की जरूरत ना है। जी, वो हिचकिचाहट भरी आवाज में बोली। उसकी हाँ सुनकर सामने से वो गंभीर आवाज में बोले, हमको पहले ही लगा था। देखो बिटिया, हम ही नहीं कहेंगे कि उसे हम तुम्हारी शादी करवा ही देंगे। पहले हम उसको जांचेंगे, परखेंगे, उसकी जानकारी निकलवाएंगे। अगर तब वो हमको भी पसंद आया, तभी आगे बात करेंगे। जी बाबूजी, आप फिक्र मत कीजिए। आप और अम्मा जहाँ चाहेंगे, हम वहीं शादी करेंगे। आपकी बात कभी नहीं टालेंगे। हाँ, नाम बताओ। बाबूजी, अभी नहीं, कुछ दिन चाहिए हमको, फिर हम सब कुछ बता देंगे। वो झिझकते हुए बोली। ठीक है। उन्होंने भी अब ज्यादा दबाव नहीं डाला। बाबूजी, वो दूसरी जाति का है, कृति डरते हुए बोली। उसकी बात सुनकर सामने कुछ पल खामोशी पसरी रही, फिर धीमी मगर गंभीरता पूर्वक बोले, हम सोचते हैं। जी। कॉल कट चुका था। कृति की धड़कनें बढ़ी हुई थी। वो तुरंत अमित का नंबर मिलाती है। कुछ देर रिंग जाने के बाद सामने से कॉल पिक हुआ। हेलो, वो घबराई हुई सी बोली। क्या हुआ बेबी? तुम इतनी टेंस्ड क्यों साउंड कर रही हो? सामने अमित उसके लहजे में परेशानी भांप कर पूछता है। क्योंकि मेरे बाबूजी का फोन आया था। और हाँ, तो इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है? वो तुम्हारे पापा हैं, फोन तो आएगा ही। अमित उसकी बात बीच में ही काटते हुए बोला। एक तो कृति पहले ही परेशान थी, उसकी बात सुनकर उसको गुस्सा और आ गया। ओ कन खजूरे, उनका फोन आने से परेशान नहीं हूँ, उन्होंने फोन पर जो कहा उससे परेशान हूँ। दिस इज नॉट फेयर। मैं यहाँ तुम्हें बेबी डार्लिंग बोलता हूँ और तुम मुझे ऐसे नाम दे रही हो। अमित हल्की नाराजगी भरे लहजे में बोला। कृति उसकी बात पर गुस्से से भरकर बोली, तुम्हें नहीं सुननी ना मेरी बात? ठीक है, कर लेती हूँ मैं किसी और से शादी। एक मिनट, शादी? व्हाट? अमित चौंक गया। जी हाँ, शादी। मेरे बच्चे जब तुम्हें मामा कहेंगे ना, तब तुम रोना बैठकर। स्टूपिड, वो खींच कर हर एक शब्द पर जोर देते हुए बोली। ए, ऐसा मत बोलो यार। वो नाराजगी से बोला। तो क्या बोलूं? भाई, जो तुम्हारे बाबूजी ने बोला। उसकी बात पर कृति गहरी सांस भरकर पहले खुद को और खुद के गुस्से को शांत करती है, फिर पूरी गंभीरता से उसे शुरू से लेकर अंत तक सब बताती है। जिसे सुनकर रमेश सामने से सीरियस वॉइस में पूछता है, अगर तुम्हारे बाबूजी ने मना कर दिया, तो तुम सच में किसी और से शादी कर लोगी? कृति खामोश सी पड़ गई। तुम्हारी खामोशी मुझे जवाब दे चुकी है, लेकिन मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ। अमित वापस से उसी लहजे में पूछता है। कृति धीमी हल्की नम आवाज में कहती है, मैं अपने बाबूजी के खिलाफ नहीं जा सकती। उन्होंने बचपन से मुझे हर वो चीज़ दी जो उनके बस में थी। हमारे गांव में लड़कियां पढ़ने शहर नहीं जाती थीं, लेकिन गांव की उस खोखली सोच को उन्होंने मेरे पैरों की बेड़ियां कभी नहीं बनने दी। मुझे शहर भेजकर पढ़ाया। मैंने ध्वनि का साथ देने के लिए शहर बदलने की परमिशन मांगी। उन्होंने वो भी बिना किसी सवाल के दे दिया। अब तुम ही बताओ, जिन्होंने मेरे लिए इतना सब किया, मैं उनके फैसले के खिलाफ कैसे चली जाऊं? मुझे माफ करना, लेकिन अगर मेरे बाबूजी ने मना किया, तो मैं तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखूंगी। उसकी बात सुनकर अमित हल्का मुस्कुराया। उसकी मुस्कुराहट में खुशी नहीं, दर्द की झलक थी। आज मुझे सच में अपनी पसंद पर प्राउड फील हो रहा है। तुम फिक्र मत करो, मैं हर फैसले में तुम्हारे साथ हूँ। अगर उन्होंने हमारे रिश्ते को मंजूरी नहीं दी, तो मैं कभी तुम्हें परेशान नहीं करूँगा, लेकिन मेरे दिल में हमेशा तुम ही रहोगी। वो गर्व से भरी आवाज में बोला और उसी वक्त कॉल कट कर दिया। कृति अपनी पथराई आंखों से फोन को अपने सामने कर देख रही थी, मानो वो फोन न होकर अमित हो। ध्वनि कॉलेज से सीधा घर आई। गेट खुला था। उसने जैसे ही अंदर कदम रखा, वैसे ही उड़ता हुआ कुशन सीधा सामने से आता हुआ उसके चेहरे पर लगा। आ कुशन उसके चेहरे से टकराकर नीचे गिरा।
ध्वनि अपनी नाक सहलाते हुए दर्द भरी नजरों से सामने देखती है, लेकिन सामने का नजारा देखकर उसका दर्द गायब हो गया। वो हैरान परेशान सी उस तरफ देख रही थी जहां आरांस और नेवी हॉल में सोफे पर बैठे थे, लेकिन पूरे हॉल का हाल बेहाल कर रखा था। बाकी सामने तो अपनी जगह पर थे, लेकिन सारे कुशन इधर उधर पड़े हुए थे। उसके अंदर के सफेद रुएं अभी हॉल में उड़ रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो अभी अभी यहाँ भूचाल आया हो। ध्वनि अपनी पलकें झपकाते हुए कभी फैले कचरे को तो कभी उन दोनों को देख रही थी। वो दोनों तो शुरुआत में ध्वनि की चीख सुनकर ही शांति से बैठ गए थे। नीबी, ये क्या कचरा फैलाया है तुमने? ध्वनि अंदर आते हुए हल्के गुस्से में बोली। मम्मा, ये सिर्फ मैंने नहीं किया। नीबी पपी फेस बनाकर अपनी आंखों को टिमटिमाते हुए बोली। नीबी, झूठ नहीं बोलते। ध्वनि उसे गुस्से से घूरते हुए बोली। वो झूठ नहीं बोल रही। तभी आराज की सर्द आवाज उसके कानों से टकराई। अच्छा, फिर किसने किया ये सब? ध्वनि निधि की झूठ पर इस तरह आरांस को साथ देता देखकर उसे घूरते हुए हाथ बांधकर बोली। मम्मा, मैं और डैडी खेल रहे थे, उसी में सब गंदा हो गया। निधि तुरंत ध्वनि के सवाल का जवाब देते हुए बोली। उसकी बात पर ध्वनि चौंक गई। वो आंखी बड़ी किए मन ही मन सोचती है, क्या ये कबाड़ा इन दोनों ने मिलकर किया है? लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? मिस्टर राजवंशी को तो सामान अपनी जगह से जरा सा इधर उधर पसंद नहीं, फिर ये कचरा कैसे कर सकते हैं? ध्वनि के लिए विश्वास कर पाना मुश्किल था कि इन सब में आरांस भी शामिल है। आखिर आरांस सफाई पसंद इंसान था। ध्वनि बस 2 महीने उसके साथ रही थी और उसमें इतना तो उसने देखा ही था कि जरा सा कचरा देखकर वो कितना गुस्सा हो जाता था। आपने? आरांस की कातर निगाहें खुद पर देखकर वो आगे क्या बोले उसे समझ ही नहीं आया। वो चेहरे पर अजीब से कंफ्यूजन के भाव लिए अपने कमरे की ओर बढ़ गई। उसे बिना डांटे जाता देखकर निभि चहकते हुए आराम से कहती है, डैड, आज मम्मा बिना डांट लगाए कैसे चली गई? क्योंकि आज मैं था ना तुम्हारे साथ। अब डैड के साथ होते हुए तुम्हारी मम्मा की क्या मजाल कि वो मेरी प्रिंसेस को डांट दें। आरांस निभि को गोद में उठाकर एटीट्यूड भरे लहजे में कहता है, जिस पर निभि अपना सर पीटते हुए बोलती है, ओहो डैड, मैं अपने लिए नहीं आपके लिए बोल रही थी। मम्मा आपको बिना डांट लगाए कैसे जा सकती हैं? उसकी बात पर आरांस अपनी आंखें छोटी करते हुए अपनी उस शैतान बच्ची को देखता है, जिसकी शैतानी का अंदाजा आज पूरे दिन में उसे हो गया था। वो तो अब तक ये भी समझ गया था कि शैतानी करने के बाद ये अपना मासूम सा चेहरा दिखाकर डांट से भी बच जाती है। आराज कुछ कहता उससे पहले ध्वनि फ्रेश होकर नीचे आ गई। वो पूरे घर में नजर दौड़ाते हुए निधि से पूछती है, निधि, बाकी सब कहाँ है? निधि बोलने के लिए अपना मुंह खोलती उससे पहले आराज ध्वनि को देखते हुए अपने हमेशा वाले एक्सप्रेशन लिए कहता है, आज वो लोग साथ में फैमिली टाइम स्पेंड करने गए हैं एंड लेट नाइट वापस आएंगे। ध्वनि आगे इसके बारे में बिना कुछ बोले निधि से पूछती है, क्या खाना है आपको बताओ, मैं ये सब साफ करके बना देती हूँ। नहीं मम्मा, आप नहीं। निभी उसकी बात पर एकदम से चीखते हुए बोली, तो तुम साफ करोगी ये सब या तुम्हारे डैड? ध्वनि तंजिया लहजे में बोली, मम्मा, साफ आप ही करो, लेकिन खाना आप मत बनाओ। मुझे ज़्यादा नमक वाली जली हुई दाल नहीं खानी। निभी आंखें मटकाते हुए बोली। ध्वनि का मुंह खुला का खुला रह गया। वो एक तिरछी नज़र आरांस पर डालती है, जो निभी की बात पर तंज भरी मुस्कुराहट लिए उसे ही देख रहा था। ध्वनि उसकी ऐसी मुस्कुराहट देखकर एम्ब्रेस फील कर रही थी। आखिर उसकी खुद की बेटी नहीं ऐसा कह दिया था। उसे नीवी पर इस वक्त बेहिसाब गुस्सा आ रहा था। हाँ, नहीं आता उसे खाना बनाना तो क्या इसमें उसकी गलती है? अब अगर कोई किचन में घुसने ही नहीं देगा तो वो खाना बनाना हवा में थोड़ी सीखेगी। लेकिन अब वो छोटी सी बच्ची को क्या ही समझाए। इस वक्त वो आराज की नज़रों की तपिश खुद पर महसूस करके शर्म से गड़ी जा रही थी। आराज उसके चेहरे पर गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन और शर्म के मिले जुले भाव देख सकता था। फिर वो निभि की तरफ देखता है, जो मासूम नज़रों से कभी उसे तो कभी ध्वनि को देख रही थी। ध्वनि अपनी एम्ब्रेसमेंट छिपाने की पूरी कोशिश करते हुए निभि से कहती है, ठीक है, बताओ क्या खाना है, मैं ऑर्डर करती हूँ। नहीं मम्मा, आज मुझे डैड के हाथों का खाना है। वाट? आराम सरप्राइज एक्सप्रेशन लिए निभि को देख रहा था। वहीं ध्वनि के होठों पर टीजिंग स्माइल फैल गई। अब आया ना ऊँट पहाड़ के नीचे, वो मनी मन बुदबुदाई। निभि आराज को देखते हुए पूरी मासूमियत भरे लहजे में पूछती है,
डैड आप बनाएंगे ना? आरांश बाहर से नहीं करता, लेकिन अंदर ही अंदर वो इस वक्त छोटी सी बच्ची के सामने हेल्पलेस फील कर रहा था। आज तक उसने खुद के लिए खुद से काफ़ी के अलावा कुछ भी नहीं बनाया था। उसने काफ़ी भी 5 साल पहले जब ऑस्ट्रेलिया में रहता था तभी खुद से कभी कभार बना लिया करता था। आज वो खाना कैसे बना पाएगा? नहीं, खाना बनाकर अपनी बेटी के सामने इम्प्रेस्ड होने से अच्छा है पहले ही मना कर देना। वो अपने गले में खराश लाकर बोलने की कोशिश करते हुए कहता है, बेटा अभी अगर खाना बनाने गया तो बहुत लेट हो जाएगा। नहीं, इसलिए मैं सोच रहा था आज ऑर्डर ही कर लेते हैं, कभी और मैं बनाकर खिला दूंगा। ओके, निवी कुछ पल सोचकर सर हाँ में हिलाकर बोली। ओके। वो मनी मन चैन की सांस लेकर अपना फोन निकालकर पूछता है, क्या खाना है? मम्मा, नीवी ध्वनि की तरफ देखती है। वो आरांस को बताने को कह रही थी। ध्वनि कुछ सोचते हुए उखड़े लहजे में आरांस को देखते हुए कहती है, आप रहने दीजिए, मैं कर लेती हूँ। आई डोंट लाइक टू रिपीट माई वर्ड। वो भी उसी तरह उसे बोरियत से देखते हुए बोला। ध्वनि दांत पीस कर रह गई। आखिर निवी के सामने वो कुछ बोल भी तो नहीं सकती थी। वो सीधे सीधे डिशेज का नाम बताती गई। उसके बाद हॉल साफ करने में लग गई। कुछ 15 मिनट बाद ही हॉल पूरी तरह क्लीन हो चुका था। उसने अब आरांस और निबी की तरफ अपनी नजरें की। निबी आरांस का फोन देख रही थी तो वहीं आरांस ध्वनि को ही देख रहा था। ध्वनि काफी देर से उसकी नजरों की तपिश खुद पर महसूस कर रही थी, लेकिन उसने उसकी तरफ नजरें उठाना जरूरी नहीं समझा। आरांस अब भी बेखौफ उसे देख रहा था। तभी दरवाजे की घंटी बजी। ध्वनि ने ऑर्डर लिया। कितने हुए? ध्वनि सामने खड़े डिलीवरी बॉय से पूछती है। मैम, पैसे पहले ही पेड है। ध्वनि एक नज़र पलट कर आराज को देखती है, फिर से हिलाकर दरवाजा लगा लेती है। कुछ ही देर में डिनर टेबल पर लग चुका था। निधि कल की तरह ही आरांस और ध्वनि के बीच बैठी थी। कभी आरांस उसे खिलाता तो कभी ध्वनि। वो मजे से दोनों का प्यार पाते हुए खा रही थी। रात के 8 बज रहे थे। ध्वनि नीवी को थपकी देकर सुला रही थी। आज नीवी पूरे दिन खेलने की वजह से जल्दी थक गई थी। आरांस कमरे के बाहर खड़ा उन दोनों को देख रहा था। ध्वनि नीवी को सुलाकर हमेशा की तरह अपने मन को शांत करने के लिए खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई। आरांश ठीक उसी वक्त अपने हाथों में ट्रे लेकर अंदर आया। ट्रे टेबल पर रखकर वो दोनों कप कॉफी उठाकर ध्वनि के करीब बढ़ा। उसकी बगल में खड़े होकर उसने बिना ध्वनि को देखे कप उसकी ओर बढ़ाया। लो। ध्वनि ने एक नज़र कॉफी को देखा, फिर आरांश को। ब्लैक कॉफी? हाँ, ब्लैक कॉफी बिल्कुल तुम्हारे मूड की तरह। वो तिरछी नजरों से उसे देखते हुए बोला। ओह, मतलब मेरा मूड क्या काला है? वो व्यंग भरे लहजे में बोली। नहीं, आरांस ने बेहद शांत और गंभीर लहजे में कहा। एक बात के कई मतलब होते हैं। तुम हमेशा मेरी बातों का गलत मतलब ही निकालती हो। मेरे कहने का मतलब बस इतना था कि तुम्हारा मूड बिल्कुल मेरी कंपनी के प्रॉफिट लॉस चार्ट की तरह है। ब्लैक में यानी फायदे में। पर तुम हो कि मानती नहीं। ध्वनि उसके हाथ से कॉफी का कप लेकर घूंट भरते हुए कहती है, पक्के बिजनेसमैन है आप। इस तरह का उदाहरण कभी किसी ने नहीं दिया होगा। दिस इज माई टैलेंट बीबी। वो हल्का मुस्कुराया, लेकिन ध्वनि नहीं देख पाई क्योंकि उसकी नजरें सामने थीं। लेकिन आपके कहने का मतलब था चार्ट ब्लैक मतलब फायदे में। ध्वनि आंखें तरेरते हुए बोली। लेकिन 4 सालों से नुकसान में चल रहा है। ध्वनि से रिलाते हुए पूछती है, और आपके इस बिजनेस में कितना नुकसान हुआ है? आरांस उसकी ओर देखते हुए गहरी आवाज में बोला, इतना कि अगर मैंने अपनी कंपनी का सारा पैसा भी लगा दिया तो भी मैं तुम्हें वापस नहीं पा सकता। तो फिर क्यों कोशिश कर रहे हैं? ध्वनि ने उसकी बात सुनकर अपनी नजरें उस पर टिका दी। क्योंकि एक अच्छा बिजनेसमैन कभी हार नहीं मानता। आरांस ने गहरी आवाज में कहा, और मुझे पता है कि मेरा यह प्रोजेक्ट यानी तुम एक दिन मेरा सबसे बड़ा प्रॉफिट साबित होगा। आपको लगता है आप ऐसा कर पाएंगे? वो बहुएं उचकाते हुए पूछती है। बिल्कुल। इस वक्त तुम्हारे साथ इस तरह बातें करते हुए कॉफी पीना मेरी आज की डील। वो तिरछी मुस्कुराहट लिए बोला। आप? ध्वनि गुस्से से दांत पीस कर रह गई। व्हाट बीबी, हर बात पर इतना गुस्सा क्यों हो जाती हो? देखो, मेरी आज की डील सक्सेसफुल हो गई। एक दिन प्रोजेक्ट और प्रॉफिट दोनों मेरे होंगे। ऐसा कभी नहीं होगा। यह कोई डील नहीं है। अच्छा फिर जरा बताना बीबी, तुम्हें तो ब्लैक कॉफी पसंद ही नहीं। तुम तो ये कॉफी पीती ही नहीं। बट तुमने पी। क्यों? ध्वनि उसके सवाल पर कुछ पल शांत रह गई। उसे जरा सा अंदाजा नहीं था कि आराज को यह बात पता होगी।
लेकिन अब कुछ तो बोलना ही था, क्योंकि आज मेरा मन था। नो बीबी, मन नहीं, क्योंकि आज तुम्हें पहली बार अपने हस्बैंड के हाथ से बना बनाया पुष्प मिल रहा था, जिसे पीने का मौका तुम गंवाना नहीं चाहती थी। राइट? आराम से एटीट्यूड भरे लहजे में बोला। ऐसा नहीं है, आप मन से लाए थे, बस आपका दिल। उसकी बात पर ध्वनि हड़बड़ाते हुए सच बोल गई। जब तक उसे इस बात का एहसास हुआ, तब तक देर हो गई थी। दिल? वाट बीबी? आराम स्पिनिंग स्माइल करते हुए पूछता है। लेकिन ध्वनि कुछ नहीं बोली। वो उसकी बात पूरी करते हुए कहता है, दिल नहीं तोड़ना चाहती थी, यही ना? देखा, निकलवा लिया ना सच तुम्हारे मुंह से। तुम मानो या ना मानो, आज की डील तो मेरी सक्सेसफुल हो गई, एंड आगे भी होती रहेगी। गुड नाइट। आरांश तिरछी मुस्कुराहट लिए बढ़ गया। वो निधि के करीब जाकर प्यार से उसका सिर सहलाते हुए माथे पर चुंबन जड़कर एक नजर ध्वनि पर डालकर तेज कदमों से बाहर की ओर निकल गया। ध्वनि वहां उसकी बिजनेस की बातों में उलझी सी खड़ी रही। इस तरफ कृति खाली आंखों से अपने बेड पर पेट के बल लेटी हुई थी। उसकी आंखों में कोई भाव तो नहीं था, लेकिन आंखों की कोरों से आंसू बह रहे थे। उसे डर सता रहा था, हमें से हमेशा हमेशा के लिए दूर होने का डर। इसकी भी कैसा एहसास होता है, जो लड़की आज तक किसी से नहीं डरी, आज वो डर रही थी, वो भी अपने प्यार को खोने से। उसे पता था कि उसके बाबूजी उसका कितना ही साथ देते हो, कितने ही नए विचारों के हों, लेकिन जब बात बेटी की दूसरी जाति में शादी करने पर आती है, तो समाज के खिलाफ जाकर वो इतना बड़ा फैसला कभी नहीं लेंगे। कृति को पूरा पूरा अंदाज था कि वो मना ही करेंगे। रात गहराती गई, लेकिन वो रोने के सिवाय और कुछ न कर सकी। कृति उसी तरह पेट के बल लेटी हुई थी, उसकी आंखें बंद थी, चेहरे पर सूखे आंसुओं के निशान। चेहरा अब भी हल्का लाल था। पता नहीं रात के कौन से पैर वो नींद में गई थी। पूरा कमरा अंधेरे में डूबा था, खिड़की दरवाजे सब बंद थे। फिर भी हल्की हल्की रोशनी थी, इतना कि सब विजिबल था। यह गवाही दे रहा था कि सुबह कब की हो चुकी है। वो शांत कमरे में घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी। ठीक उसी वक्त कृति का फोन गनगना उठा। पहले रिंग पर तो कृति के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। वो शायद गहरी नींद में थी। एक बार फोन बजकर शांत हुआ, और कुछ ही पलों बाद दूसरा रिंग बजी। इस बार कृति कसमसाते हुए अपनी आंखें खोलती है, नींद से बोझिल हल्की लाल आंखें। फोन वहीं उसके पास ही पड़ा था। वो अपने हाथ से फोन पलटकर नंबर देखती है। स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे बाबूजी देखकर वो झट से उठकर बैठ गई। उसकी सारी नींद गायब हो गई। तीसरी बार घंटी बजी। उसने तुरंत फोन उठाया। जी बाबूजी, वो नींद से भरी अलसाई आवाज में बोली, जिसे सुनकर सामने से उसके बाबूजी हल्के अचंभित लहजे में पूछते हैं, तुम अभी तक सोई हुई हो? कृति की एक नजर घड़ी पर थी। 8 बजता हुआ देखकर उसने अपना सिर पकड़ लिया। हाँ बाबूजी, वो कल रात हमारा सर बहुत दर्द कर रहा था, तो सो नहीं पाए थे। अच्छा, तो आज कॉलेज जाओगी कि ना ही? जाएंगे ना, अभी बस तैयार होने ही जा रहे हैं। कृति झट से बोली, क्योंकि उसे पता था कि उसके बाबूजी को काम चोरी जरा भी पसंद नहीं। ठीक है, हमको कुछ जरूरी बात करना है। अभी कहें कि बाद में सुनोगी? वो गंभीर लहजे में बोले। उनका लहजा सुनकर कृति समझ गई कि बात जरूर शादी के बारे में ही है। वो अटकते हुए बोली, अभी ही कर लीजिए। ठीक है, हम ही बोल रहे थे कि हमको वो लड़का से कोनो दिक्कत ना ही है। अगर वो हमरे नज़र में सही लड़का हुआ, तो हम तुम दोनों की शादी करवा देंगे। उनकी बात सुनकर कृति की आंखें हैरानी और खुशी के मिले जुले भाव से बड़ी हो गईं। आपको कोनो दिक्कत नहीं है? ना बिटिया, हमको तो बस तुम खुश और सुखी चाहिए। अगर वो लड़का दूसरी जात का भी है, लेकिन अच्छा है, तो क्या दिक्कत है? तुम तो बस हमको ऊ का नाम बताओ। सामने से बाबूजी की मुस्कुराती हुई आवाज आई। वो हम बाद में बताएंगे। अच्छा, अब हम रखते हैं, हमको कॉलेज भी जाना है। वो चहकते हुए बोली। ठीक है, लेकिन अब ज्यादा देरी ना करना। तुम्हारी अम्मा तुम्हारी शादी देखने के लिए बेसब्र हुई जा रही हैं। बाबूजी मजाकिया लहजे में बोले। हूँ, उनका बस चले तो वो अभी हमको विदा कर दें। पता नहीं अम्मा को इतना भी क्या जल्दी है। ठीक है, बस हमको कुछ दिन दीजिए। कृति मुंह बनाते बोली। ठीक है। कॉल कट करने के बाद वो फोन को सीने से लगाए हंसते हुए पूरे कमरे में गोल गोल घूमने लगती है। हे महादेव, ये तो सीधा सीधा आपका चमत्कार हो गया। हमको तो ये संभव ही नहीं लग रहा था। आपको जितना धन्यवाद बोले उतना कम है। वो चहकते हुए चक्कर लगा रही थी, फिर बेड पर गिरते हुए तुरंत अमित को कॉल लगाती है।
हाँ, सामने से मुरझाई सी आवाज आई। क्या हुआ मेढक? तुम इतना लो साउंड क्यों कर रहे हो? कृति की खुशी से भरी आवाज सुनकर अमित त्यूरियां चढ़ाकर कहता है, तो क्या करूं? तुम्हारी शादी हो रही है, इस खुशी में तुम्हारी तरह नाचूं? हाँ, ऑफ कोर्स, अब नाचने में क्या बुराई है? कृति उसे चिढ़ाते हुए बोली, नहीं है, तुम नाचो और झूम झूम कर नाचो, लेकिन मुझे इरिटेट करने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट मैं तो यह सोच रहा हूँ कि तुम्हें मुझसे प्यार था भी कि नहीं। अमित गुस्से भरे लहजे में बोला, अरे था क्या, है, बहुत है। कृति हंसी दबाते हुए बोली, लग तो नहीं रहा, तुम तो बहुत ज्यादा खुश लग रही हो। हाँ, मैं बहुत 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 ज्यादा खुश हूँ। तो क्या अपनी खुशी से जलाने के लिए फोन किया है? उसकी बात सुनकर अमित बिफरते हुए बोला, नहीं, तुम्हें अपनी शादी में इनवाइट करने के लिए। कृति आज उसे परेशान करने के पूरे मूड में थी। नहीं आ रहा मैं तुम्हारी शादी में, अमित जल्लाकर बोला। अरे, दूल्हे के बिना शादी कैसे होगी? वो मुस्कुराते हुए बोली। मैंने कहा ना नहीं। एक मिनट, दूल्हा पाठ? पहले तो अमित ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब उसकी बातें उसके सर में घुसी तो वो चौंक गया। मेरे बाबूजी मान गए, कृति खुशी से चहकते हुए बोली। क्या? अमित खुशी और हैरानी से मिश्रित एक्सप्रेशन के साथ बोला। हाँ, तुम्हें पता है, मुझे भी पहले विश्वास नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर तुम उन्हें पसंद आए तो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं नहीं पसंद आया तो? अमित कुछ सोचते हुए बोला। ऐसा नहीं होगा, मैं तुम्हें मेढक बोलती हूँ, इसका मतलब यह थोड़ी है कि तुम सच्ची में मेढक ही हो। तुम तो हीरो हो, हीरो। उनको जब तुम्हारे बारे में पता चलेगा तो वो मना ही नहीं कर पाएंगे। मेरी अम्मा तो खुशी से नाचने लगेंगी। होप सो। सुनो, आज मैं कॉलेज नहीं जा रही। पूरी रात इसी टेंशन में सो नहीं पाई। अब दिन भर सोऊंगी। हम शाम को किसी रेस्टोरेंट में मिलते हैं। ओके बेबी, मैं भी जा रहा हूँ अपनी क्यूट सी भतीजी के साथ खेलने। कल तुम्हारी बातों की वजह से उसके साथ खेल भी नहीं पाया। अमित भी अब स्ट्रेस फ्री और काफी खुश लग रहा था। ओके, और सुनो, मेरी बनी के साथ ज्यादा क्लोज मत होना, कृति उसे धमकाते हुए बोली। क्यों? क्योंकि वो मेरी बनी है। ओके बाय, कृति मुस्कुराते हुए बोली। कृति कॉल कट कर वहीं पलट कर लेट गई। मेरा हो, शाम का वक्त था। आरांस आज भी निधि को अपने साथ लेकर गया। आज वो निधि और अमित की जिद पर पूरा दिन बाहर ही घूमे थे। जैसे ही उन दोनों ने अंदर इंटर किया, वैसे ही निधि की नजरें हॉल में बैठे सीरियस पर गईं। उसे देखते ही निधि आरांस का हाथ छोड़कर उसकी तरफ भागी। बडी, सीरस उसकी आवाज़ सुनकर चौंक कर उसकी तरफ देखता है। नीवी सीरस की गोद में चढ़कर बैठ गई। बडी, आप कहाँ थे इतने दिन से? सीरस अपनी गोद में उसे अच्छे से एडजस्ट करते हुए प्यार से बोला। अपने घर गया था। आप बताओ कहाँ से आ रहे हो? वहीं आराज की आंखें सिकुड़कर छोटी हो गईं। वो घूर कर उस नए लड़के को देख रहा था, जिसके लिए उसकी प्रिंसेस उसका हाथ छोड़कर भागी थी। और तो और, उस लड़के की गोद में जाकर बैठ गई, लेकिन उस लड़की के बगल में नजर पड़ते ही उसकी आंखें सर्द हो गईं। दरअसल श्रेयस ध्वनि की बगल में बैठा हुआ था। देखने वालों को वो तीनों एक परफेक्ट फैमिली लगते, जिसे देखकर आराज की मुट्ठियां कस गईं। बडी, मैं डैड के साथ गई थी। निवी श्रेयस के सवाल पर आराज की ओर इशारा करते हुए कहती है। श्रेयस दरवाजे पर खड़े आराज को संदिग्ध नजरों से देखता है। दरअसल उसे अभी अभी धीर ने बताया था कि निवी अपने डैड के साथ गई है। पहले तो अचानक उसके डैड का जिक्र सुनकर श्रेयस चौंक गया। फिर पूरी बात जानकर वो शांत हो गया। लेकिन अब तक आराज की आइडेंटिटी उसे पता नहीं थी। उसके लिए आराज एक आम इंसान ही था। बेटा, आप वहाँ क्यों खड़े हैं? अंदर आइए, धर्मेंद्र जी आरांस को देखते हुए बोले। कोई और वक्त होता तो आरांस नहीं बैठता, लेकिन उस लड़के को अपनी बीवी और बेटी से दूर करने के लिए उसका बैठना जरूरी था। वो सिर हिलाकर अंदर आया। उसे अंदर आता देखकर ध्वनि अपनी जगह से उठ गई, क्योंकि कहीं जगह भी तो नहीं थी। हाल में दो ही सोफे थे जो भरे हुए थे। ध्वनि के उठते ही मन ही मन आरांस खुश हो गया। वो उस लड़के की बगल में जाकर बैठ गया। आज पूरे दिन आपने क्या क्या किया अपने डैड के साथ? सिरस मुस्कुराते हुए नीवी से पूछता है। आज मैं डैड और चाचू के साथ बहुत जगह घूमी। वो आंखों में चमक लिए बोली। आरांस नीवी और सिरस को इतने प्यार से बात करता देखकर अंदर ही अंदर चिढ़ रहा था। ऑफ कोर्स, उसने बाहर इस बात को सो नहीं होने दिया, लेकिन उस लड़के पर उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। उसका ध्यान अपनी बेटी से हटाने के लिए वो अपना हाथ आगे बढ़ाकर कहता है, तो मिस्टर। सिरस उसके बड़े हुए हाथ की तरफ देखकर अपना हाथ बढ़ाते हुए
सीरियस? हाँ तो मिस्टर सीरियस, आई थिंक मेरी प्रिंसेस आपके गोद में काफ़ी टाइम से बैठी हुई है। आपको प्रॉब्लम हो रही होगी। नहीं, इसे अब आप मुझे दे दीजिए, वो एटीट्यूड भरे अंदाज में कहता है। उसकी बात सुनकर सभी चौंक गए। उसने सीधा सीधा बिना किसी लाग लपेट के अपनी बात जाहिर कर दी। सीरियस चौंक कर अपनी गोद में बैठी नीवी को देखता है। आखिर उसका वजन ही कितना था? रुई जितनी तो हल्की थी। इससे किसी को प्रॉब्लम कैसे हो सकती है? वो अभी यही सोच रहा था कि आरास लंबी सी मुस्कुराहट लिए नीवी से कहता है, बेटा अपने डैड के पास आ जाओ, अंकल को दिक्कत हो रही होगी ना। लेकिन मुझे कोई दिक्कत नहीं है, सीरियस स्माइल करते हुए बोला। आरास की त्योरियां चढ़ गईं। ध्वनि आरास की जलन अच्छे से देख पा रही थी। वो नामे से रिला देती है। बड़ी को दिक्कत नहीं है डैड। निभी भी स्माइल करते हुए बोली। बेटा मेरे पास तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है। आरास को सोचकर अपना सबसे अच्छा दांव चलते हुए बोला। गिफ्ट? क्या है? निभी चहकते हुए बोली। हाँ, एक कार। कौन सी कार? निभी क्यूरियस नजरों से उसे देख रही थी। एक फरारी, आरास ने कहा। छोटी सी, लेकिन बहुत तेज। निभी की आंखें चमक गईं, लेकिन उसने अभी भी सीरस को नहीं छोड़ा। और बड्डी को क्या मिलेगा? आरास तिरछी मुस्कुराहट लिए कहता है, अंकल को एक पीसफुल शाम मिलेगी। निभी को कुछ समझ तो नहीं आया, लेकिन वो सीरस की गोद से आरास की गोद में आते हुए पूछती है, कब मिलेगी मेरी कार? जब हम अपने घर जाएंगे। आरास उसे अपनी गोद में लेकर बिनिंग स्माइल करते हुए बोला। और हम घर कब जाएंगे? नीवी सोच में पड़ गई। बहुत जल्द। इस तरफ अमित इरिटेटिंग नजरों से अपने सामने बैठे किशन को देख रहा था। उसने तो सोचा था आज वो और कृति साथ में एक अच्छी शाम बिताएंगे, लेकिन कृति अपने साथ किशन को ले आई थी। हे अमित, क्या हुआ तुम्हें? कृति काफी का सिप लेते हुए उसका उतरा हुआ चेहरा देखकर पूछती है। अमित जबरदस्ती की मुस्कुराहट लिए कहता है, नथिंग। आप बहुत लकी हैं जो आपको कृति जैसी लड़की मिली। किशन अमित की तरफ देखते हुए बोला। कृति खुद पर इतरा रही थी। अमित घूर कर कृति को देखता है, फिर किशन को देखते हुए बोला, हाँ लकी तो मैं हूँ, लेकिन आप भी कम लकी नहीं है। आखिर आप इतनी महान शख्सियत के मित्र जो ठहरे। किशन तो इसे मजाक समझकर हंस दिया, लेकिन कृति उसकी बातों में तंज महसूस करके उसे घूर रही थी। तुम इस तरह से उससे बात क्यों कर रहे थे? रात के वक्त कृति उस पर भड़कते हुए बोली, जिसे सुनकर सामने से अमित तीखे लहजे में कहता है, अब तुम कबाब में हड्डी घुसाओगी तो यही होगा ना। मैंने यह शाम हम दोनों के लिए सोचा था। अगर तुम अपने दोस्त को लाने वाली थी तो बता देती, उसे तुमसे मिलना था। अच्छा, और वो क्यों? क्योंकि मैंने उसे शादी से मना कर दिया था ना। वाट? उसने तुम्हें प्रपोज किया था? अमित चौंक गया। नहीं, उसका रिश्ता आया था मेरे लिए। फिर वो सारी बात उसे बताती है, जिसे सुनकर वो चैन की सांस लेता है। चलो, दिल और दिमाग दोनों है उसके पास। उसे मेरी तरफ से थैंक्स कहना, और आज के बाद कभी उसे हम दोनों के पर्सनल स्पेस में बीच में मत आने देना। अमित उसे वार्निंग भरी लहजे में बोला। ओके बाबा, कितना गुस्सा करते हो। वो बुरा लड़का तो बिल्कुल भी नहीं है ना। इतना क्यूट और समझदार है। उसी से शादी कर लेती फिर। अमित चिढ़कर बोला। अगर तुमसे प्यार ना करती तो जरूर कर लेती। इतना अच्छा लड़का कौन छोड़ना चाहेगा भला? कृति उसे चिढ़ाते हुए बोली। लेकिन उसके उलट उसकी बात सुनकर अमित की चिड़न ने गुस्से का रूप ले लिया। तो जाओ फिर उसी से शादी कर लो, और मुझे कॉल मत करना तुम। अमित गुस्से में फोन कट कर देता है। कृति उसे पुकारती रह गई। कृति अपने फोन को घूरते हुए बोली, अब फिर इसे मनाना पड़ेगा। इस तरफ ध्वनि निधि को सुला रही थी। निधि सो चुकी थी। आरास भाई बगल में बैठा हुआ था, क्योंकि आज निधि की जिद थी कि वो उसी के पास सोएगी, और बिना ध्वनि के उसे नींद नहीं आती थी। इसलिए निधि के सोने तक आरास को रुकना पड़ा था। आप आज क्या करने की कोशिश कर रहे थे? निधि को सुलाने के बाद ध्वनि उसे तीखी नजरों से घूरते हुए पूछती है। वाट? आरास की तीव्रियां चढ़ गईं। सीरज जी से आप किस तरह बात कर रहे थे? ध्वनि हाथ बांधकर उसे घूरते हुए बोली। सीरियस जी? आरांश जी पर जोर देते हुए भौहें उचकाता है। ध्वनि उसी तरह गुस्से भरे लहजे में कहती है, देखिए आप निधि से मिलने आते हैं, मिल लीजिए और जाइए। मैं आपको बिल्कुल भी नहीं रोकूंगी, लेकिन हमारे घर के मेहमानों से आपको इस तरह से बात करने का कोई हक नहीं है। निधि उनके साथ अटैच्ड है, क्योंकि वो निधि के जन्म से ही उसके साथ है। सो वॉट? आरांश ध्वनि के करीब बढ़ते हुए सर्द भाव से बोलता है।
वो मेरी प्रिंसेस के जन्म के वक्त से उसके साथ है, क्योंकि तुमने रहने दिया बीवी। अफसोस, तुमने मुझे इस लायक नहीं समझा, लेकिन उसके साथ रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि चाहे कुछ भी हो, बेटी तो वो मेरी ही रहेगी ना। हाँ, ध्वनि अपने कदम पीछे लेते हुए बोली। मैंने बस इतना कहा है, आप बस नीवी से मतलब रखिए। हमारे घर के मामले से आपको कोई मतलब नहीं है। मतलब है, जब तक बात मेरी बेटी से और तुमसे जुड़ी रहेगी, तब तक मैं शांत नहीं रहूंगा बीबी। आराज ध्वनि के बेहद करीब था। वो अपना हाथ उसकी कमर में फंसाकर एक झटके में खुद के करीब करता है। ध्वनि के हाथ आराज के सीने पर टिक गए। वो घबराई नजरों से उसे देख रही थी। आराज अपना चेहरा उसके करीब कर धीमे से सरगोशी भरे लहजे में उसके कान के पास कहता है, बिकॉज यू बोथ आर प्रीसियस फॉर मी। यू आर माई फैमिली एंड आई वॉन्ट माई परफेक्ट हैप्पी फैमिली। ध्वनि उसकी गर्म सांसें अपने गले पर महसूस करके सिरसी गई। आरास अपना चेहरा उसके सामने करता है, लेकिन उसके बेहद करीब, इतने कि दोनों की नाक आपस में टच हो रही थी। ध्वनि उस पल में कुछ भी नहीं कर पाई। वो अपना गुस्सा जाहिर नहीं कर पाई। आरास उसकी शिकायतों से भरी निगाहों को देखता है। दोनों की नजरें मिली। जहाँ ध्वनि की नजरों में शिकायतें थीं, वहीं आरास की आंखों में अफसोस और माफी। आरास ध्वनि के माथे पर अपने होठ रखता है। ध्वनि की आंखें इस एहसास से बंद हो गईं। आरास उसे एक नजर देखता है। चांद की रोशनी में वो चमक रही थी। आरांस ने उसकी कमर को अपनी पकड़ से आजाद किया, जिसका एहसास होते ही ध्वनि ने झट से आंखें खोली। आरांस अभी उस पर अपनी नजरें टिकाए वहीं खड़ा रहा। ध्वनि को जल्दी अपनी गलती का एहसास हुआ। वो तुरंत नजरें फेर कर खड़ी हो गई। आरांस उसकी इस अदा पर हल्का मुस्कुराया और उसी वक्त बिना कुछ बोले कमरे से चला गया। थोड़ी देर बाद ध्वनि के कानों में कार के स्टार्ट होने की आवाज पड़ी। वो निधि की बगल में लेट गई। अभी अभी जो हुआ, उस एहसास को जीती हुई वो नींद के आगोश में चली गई। इसी तरह दिन बीते और देखते ही देखते एक हफ्ता और निकल गया। इस बीच आरांस निधि को रोज सुबह अपने साथ लेकर जाता और शाम को मेहरा हाउस वापस ले आता। निधि अब रोज आरांस की मौजूदगी में ही सोती थी। हालांकि उसको सुलाने के लिए ध्वनि की ही जरूरत पड़ती थी। ध्वनि के बिना वो नहीं सोती थी। इसी वजह से आरांस को रोज ध्वनि के साथ कुछ पल अकेले बिताने का वक्त मिल जाता। इस बीच धीर की नाराजगी भी आरांस के प्रति कम हो गई थी। वो बात भले ही उससे अब भी नहीं करता था, लेकिन अब उसे पहले की तरह टोका भी नहीं करता था। आरांस भी अब तक वहां सबके साथ कंफर्टेबल हो गया था, लेकिन ध्वनि मानने को तैयार ही नहीं थी। जब भी आरांस उससे शांति से बात करने जाता, वो हमेशा ही गुस्से में ही जवाब दिया करती, जिसकी वजह शायद वो दिन ही था जिस दिन आरांस ने पूरी शिद्दत से उसके माथे को चूमा था। ध्वनि उस एहसास में बह गई थी। वो ऐसा दोबारा नहीं होने देना चाहती थी, इसलिए अब आरांस से दूर ही रहती थी और गुस्से में ही बात किया करती थी। लेकिन वो गुस्सा दिखावटी ही रहता था, जिसे आरांस बखूबी समझ भी रहा था। कब दोगी तुम माफी? आरांस हर रात की तरह आज रात भी ध्वनि के सामने खड़ा था। कभी नहीं, ध्वनि मुंह मोड़ते हुए बोली। बीबी, हर इंसान एक मौका डिजर्व करता है। आरास गंभीर भाव लिए बोला। लेकिन मैं कोई मौका नहीं देना चाहती। ध्वनि जरा भी नहीं पिघली। तुम क्या चाहती हो, मेरी प्रिंसेस हमेशा इधर उधर करती रह जाए? आरास हल्के गुस्से में बोला। अगर आपको इतनी फिक्र है, तो छोड़ क्यों नहीं देते हम दोनों को? हम दोनों जैसे इतने सालों से खुशी से रह रहे थे, वैसे ही आगे भी रह लेंगे। आपकी वजह से ही तो निधि को इधर उधर करना पड़ रहा है। आरास उसकी बात पर कुछ पल शांत सा रह गया। वो एक नजर बेड पर सोती हुई निधि को देखता है, फिर ध्वनि को, जो उसे ही देख रही थी। वो सख्त लहजे में कहता है, ठीक है, तुम यही चाहती हो ना कि मैं अपना हक छोड़ दूं और चला जाऊं? हाँ बिल्कुल, ध्वनि से रिलाकर कहती है। फाइन, मैं अभी ही मुंबई वापस जा रहा हूँ। अब कभी तुम्हें और हमारी बेटी को परेशान नहीं करूंगा। अगर तुम्हें मेरे सामने होने से इतनी तकलीफ होती है, तो चला जाऊंगा हमेशा हमेशा के लिए। शायद मेरी गलती इतनी बड़ी है कि उसकी कोई माफी या कोई प्रायश्चित नहीं। बट आई एम सॉरी। अगर पॉसिबल हो तो मुझे माफ कर देना। मैं जा रहा हूँ। तुम अपनी जिंदगी चैन से गुजारो। मैं अब कभी वापस लौट कर नहीं आऊंगा। आरास अपने कदम पीछे लेने लगा। ध्वनि हैरान परेशान सी अपनी जगह खड़ी रही। धीरे धीरे अपने कदम पीछे लेते हुए आरांस की नजर ध्वनि पर ही बनी हुई थी, लेकिन ध्वनि ने उसे नहीं रोका। वो पीछे जाते हुए एकदम से पलटा और कमरे से बाहर निकल गया। मिस्टर राजवंशी, चीखते हुए ध्वनि की नींद खुली।
वो पसीने से लथपथ बेड पर उठकर बैठ गई। उसने अपनी बगल में नजरें फेरी जहां नीवी सुकून से सो रही थी। ध्वनि लंबी गहरी सांस लेकर खुद की तेज चलती धड़कनों को नियंत्रित करने की कोशिश करती है। पूरे कमरे में शांति फैली थी। घड़ी की टिक टिक के साथ गुली ध्वनि की तेज सांसों की आवाज ही वहां सुनाई दे रही थी। खिड़की से आती चांद की रोशनी में पूरा कमरा विजिबल था। ध्वनि ने घड़ी पर नजर डाली। वो दीवार घड़ी रात के 2 बजा रही थी। अभी काफी रात मांगी थी, लेकिन अब उसे नींद नहीं आने वाली थी। वो पानी पीकर उठी और निधि को अच्छे से कवर करने के बाद अपनी सबसे सुकून भरी जगह पहुंची, वही खिड़की। आज वहां की ठंडी हवा भी उसे राहत पहुंचाने में असफल रही। वो बाहर अंधेरे में डूबे शहर को देख रही थी। क्या हो रहा है? मेरा दिल इतना बेचैन क्यों हुआ है? इस सपने का क्या मतलब है? मिस्टर राजवंशी कहीं किसी खतरे में तो नहीं? नहीं, ये सिर्फ एक सपना है। कुछ पल ठहर कर एक बार कॉल करके पूछ लूं। वो गई और साइड टेबल पर से अपना फोन उठाया। उसके पास नंबर पहले ही मौजूद था, मगर उसे शाम को अपने और उसके बीच हुए झगड़े की याद आई। वो बहुत गुस्से में निकला था। मेरा फोन करना सही होगा? क्या वो मेरा फोन उठाएंगे? वो सोचती है। आखिर झगड़ा उसने ही तो किया था। फिर वो कैसे अपने ईगो को साइड में रखकर फोन करती? नहीं, रहने देती हूँ। सुबह ही बात कर लूंगी। वो फोन वापस अपनी जगह पर रखकर लेट गई। लेकिन पूरी रात उसे नींद नहीं आई। एक अजीब सी बेचैनी ने उसे घेर लिया। अगली सुबह ध्वनि निधि का दूध तैयार कर रही थी। आरांश के आने का टाइम हो गया था। निधि डाइनिंग टेबल पर बैठी हुई थी। ऑफ कोर्स, वो अपने सबसे बड़े दुश्मन दूध का तो इंतजार कर ही नहीं रही थी। वो तो बस अपने डैड का इंतजार कर रही थी। उसका इंतजार जल्दी ही खत्म हुआ। आरांस हमेशा की तरह एक हाथ पॉकेट में डालकर दूसरे हाथ से फोन चलाते हुए अंदर आया। उसे देखकर निधि चहकते हुए उसकी ओर भागी। डैड! आरांस ने अपनी नजरें सामने की, जहां से निधि भागते हुए उसकी ओर आ रही थी, जिसे देखकर आरांस के होठों पर दिलकश मुस्कुराहट फैल गई। वो फोन बंद करके अपनी जेब के हवाले करने के बाद निधि को गोद में उठा लेता है। कैसी है मेरी प्रिंसेस? बहुत अच्छी, पर अब नहीं रहूंगी, वो हाथ बांधकर बोली। और वो क्यों? आराज बहुएं उचकाकर पूछता है। मम्मा दूध ला रही हैं, वो बुरा सा मुंह बनाकर बोली। आराज उसका बना हुआ मुंह देखकर मुस्कुरा उठा। तभी ध्वनि दूध का गिलास पकड़े किचन के बाहर आई। वहां आराज को निधि के साथ मुस्कुराता देखकर उसकी रात की बेचैनी खत्म हुई। उसे सही सलामत सामने देखकर ध्वनि ने चैन की सांस भरी। वो निधि के करीब गई। निधि, दूध पी लो। नहीं, नीवी साफ तौर पर मना करते हुए आराज के गले में अपना चेहरा छिपा लेती है। नीवी, चुपचाप बिना नखरे के इसे खत्म करो, ध्वनि सख्ती से बोली। आराज उसके इस तरह बोलने पर उसे घूरते हुए कहता है, इस तरह कैसे बात कर सकती हो तुम मेरी प्रिंसेस से? ठीक है, फिर आप ही दूध पिला दीजिए, वो सिर हिलाकर चैलेंजिंग लहजे में बोली। ऑफ कोर्स, इट्स नॉट ए बिग डील। आराज उसके हाथ से दूध का गिलास लेकर निबी की तरफ देखता है। प्रिंसेस, चलो इसे जल्दी खत्म करो। नहीं, मुझे नहीं पीना, इसका टेस्ट गंदा है, नीवी मुंह लटकाकर बोली। आराज उसके चेहरे को देखकर पिघल गया। वो ध्वनि की तरफ दूध का गिलास बढ़ाते हुए कहता है, सुन लिया, इसका टेस्ट उसे पसंद नहीं है। तो? ध्वनि चौंकते हुए बोली। तो जो इसे पसंद नहीं है वो ये कैसे पी सकती है? ध्वनि गुस्से से आराज को घूरती है, लेकिन वो उसे कुछ नहीं कह सकती थी। वो निधि की तरफ देखकर कहती है, तुम सीधे सीधे इसे खत्म करोगी या नहीं? मम्मा, नो, कुछ नहीं, तुम चुपचाप इसे खत्म करो। तभी आराज का फोन बज पड़ा। आराज निधि को गोद से उतार कर कहता है, आप 2 मिनट रुको, मैं अभी बात करके आया। आराज अपना फोन निकालते हुए बाहर चला गया। निधि बेचारी वहां अकेली बुरा सा मुंह बनाए खड़ी रही। अब तो वो भी गए, अब शांति से खत्म करो। निधि मुंह बनाकर गिलास अपने हाथ में पकड़ती है, लेकिन तभी एक तेज कान को चीर देने वाली गोली की आवाज उस पूरे एरिया में गूंज गई। अचानक आई इस भयंकर आवाज से डर के कारण निधि के हाथ से दूध का गिलास छूट गया। वो कांच का गिलास टूटकर पूरे फर्श पर दूध सहित बिखर गया। घर के बाकी लोग भागे दौड़े बाहर आए। क्या हुआ? आद्या जी घबराते हुए पूछती हैं। ध्वनि से हिलाकर, पता नहीं माँ, गोली। लेकिन आगे वो ठहर गई। कुछ सोचकर उसकी आंखें डर और घबराहट के मारे बड़ी हो गईं। मिस्टर राजवंशी, वो आगे बिना कुछ सोचे समझे पूरी जान लगाकर बाहर की तरफ भागी। वहीं उसकी बात सुनकर सब घबरा गए। राशि भी तुरंत बाहर की तरफ भागी और उसके पीछे ही बाकी सब। ध्वनि बाहर आई। उसकी नजरें सामने जमीन पर बैठे आराज पर गईं,
जिसे देखकर उसके हाथ पांव सुन्न हो गए। राशि की जोरदार चीख निकल गई। भाई! ध्वनि और राशि भागते हुए बाहर आराज के करीब गए। वो वहीं जमीन पर घुटनों के बल बैठा हुआ था। उसकी सफेद शर्ट आगे से खूनी रंग में रंग चुकी थी। गोली उसके राइट साइड सीने पर लगी थी। ध्वनि और राशि दोनों आराज के करीब बैठे थे। ध्वनि आंसू भरी आंखों से अपने कांपते हाथ उसके सीने पर रख दिए। खून उसके हाथों में लगा। उसके हाथ कांप रहे थे। आंसू उसकी आंखों से बरस पड़े। राशि आराज की दूसरी तरफ बैठी हुई थी। वो रोते हुए आराज से कहती है, भाई, ये सब क्या है? धीर की ओर देखकर चीखते हुए, तुम खड़े क्यों हो? कुछ करो, एम्बुलेंस बुलाओ। धीर मानो उसकी चीख से होश में आया। ध्वनि कुछ नहीं बोल पा रही थी। आराज को दर्द तो बहुत हो रहा था, लेकिन जो एक्सप्रेशन अपने चेहरे पर शो हो जाने दे, वो यार कहाँ। कुछ नहीं हुआ है मुझे, डोंट क्राई। वो राशि की ओर देखते हुए अपने दर्द को अपने अंदर कैद करते हुए बोला, क्या मतलब है आपका भाई? आपको गोली लगी है सीने पर, इतना खून बह रहा है और आप कह रहे हैं कुछ भी नहीं हुआ। वो चीखते हुए बोली। धीर अभी सबको कॉल कर ही रहा था, तभी आराज की कार वहां आई। अमित भागते हुए बाहर आया। भाई! उसकी आंखें भी भीगी हुई थी। वो जल्दी से आराज को धीर की मदद से कार की ओर ले जाने लगता है। आराज धुंधली आंखों से पलटकर बेसुध खड़ी ध्वनि को और उसके पीछे डरी सहमी सी रोती हुई खड़ी नीवी को देखता है। वो कड़वी सी मुस्कुराहट लिए उखड़ते लहजे में कहता है, बीबी, मेरी प्रिंसेस का ध्यान रखना, एंड डोंट वरी, कुछ नहीं होगा मुझे। तुम्हारा पीछा इतनी जल्दी नहीं छोड़ने वाला। उसकी बात ने ध्वनि का दिल चीर कर रख दिया। वो बिलक पड़ी। आराज भाई बेसुध हो गया। अमित और धीर उसे जल्दी से कार तक ले जाते हैं। देखते ही देखते कार पूरे रफ्तार में उनकी आंखों से ओझल हो गई। ध्वनि वहीं घुटनों के बल गिर गई और बिलक कर रो पड़ी।